नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू बुर्डक आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ज्योग्राफी गैलेक्सी में। हाँ, तो हम सबसे पहले बात करेंगे अपने टॉपिक की। हम पढ़ रहे हैं भारत की ज्योग्राफी, जिसमें भारत का भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे। पीछे के लेक्चर्स में हमने 2-3 भौतिक भूभाग हैं जो पढ़ चुके हैं, जैसे कि उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ लिया है, पर्वतीय प्रदेश पढ़ लिए हैं, थार का मरुस्थल पढ़ लिया है। आज हम जिसको पढ़ने वाले हैं वो वाला भूभाग है भारत का दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको इस मैप पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ें तब विभिन्न पठारों का नाम आए, किसी भूभाग का नाम आए, नदी का नाम आए, तो कम से कम हमारे दिमाग में ये इमेज होनी चाहिए कि अमुक जो पठार है, अमुक जो नदी है, वो भारत में आखिर उसकी लोकेशन कहाँ है, उसकी अवस्थिति कहाँ है। तो बात करें अगर हम दक्षिण के पठार की, तो आपको बताना चाहूँगी कि पठार आखिर होता क्या है। देखिए, एक धरातल पर एक ऐसा स्थल, एक ऐसा विशिष्ट स्थल जो अपने आसपास की जमीन से कुछ ऊंचा उठा हुआ हो। ठीक है, आसपास के भूभाग से कुछ ऊंचा उठा हुआ हो। लगभग इसकी ऊंचाई 600 मीटर मानी गई है और ये ऊपरी भाग इसका चौड़ा और सपाट हो, न कि नुकीला। ठीक है, अगर इसका ऊपरी भाग नुकीला होगा तो इसको हम पहाड़ बोल देंगे, लेकिन अगर ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट हो, अपने आसपास के भूभाग से कुछ ऊंचा उठा हुआ हो और इसकी औसत जो ऊंचाई मानी है लगभग 600 मीटर तक हो। ठीक है, 600 मीटर तक हो, तो उस भूभाग को हम बोलते हैं पठार। तो आइए हम पठार ये दक्षिण के पठार में जो विभिन्न छोटे छोटे पर्वत श्रृंखलाएं और बहुत सारे पठार बने हुए हैं उनको देखते हैं। आप जानते होंगे कि हमारे दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है, बहुत सारी नदियां बहती है वहाँ, और नदियों ने इस जो दक्षिण का पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है, उसके अलग अलग खंड बना दिए हैं काट छांट कर, और इन खंडों को स्थान विशेष के आधार पर अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो देखिए, आपका ध्यान इस ओर दीजिए आप एक बार कि कौन से स्थान पर कौन सा पठार अवस्थित है। तो देखिए, सबसे पहले आप मध्य भारत में आइए, राजस्थान के ठीक दक्षिण पूर्व में आइए आप, यहाँ पर है मालवा का पठार। कौन सा है? मालवा का पठार। लोकेशन को आप अपने दिमाग में इस तरह एक इमेज बना लीजिए ताकि चैप्टर पढ़ते टाइम आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो कि कौन सा पठार, अमुक पठार कहाँ अवस्थित है। इसके जस्ट आगे और थोड़ा ऊपर की तरफ यानी उत्तर की तरफ देखिए बुंदेलखंड। ये कौन सा है? बुंदेलखंड। इसको थोड़ा थोड़ा मैक्सिमाइज करती हूँ मैं। बुंदेलखंड दिख गया आपको? बुंदेलखंड से ठीक आप दक्षिण पूर्व की तरफ आइए, यहाँ कौन सा पठार है? बघेलखंड। ठीक है, मालवा का पठार से जस्ट आगे ऊपर की तरफ बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के थोड़ा दक्षिण में और पूर्व की तरफ बघेलखंड, और आगे आइए छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, झारखंड में, जो हमारे देश के खनिजों का अजायब घर कहलाता है। छोटा नागपुर का पठार दिख गया आपको? इससे जस्ट उत्तर में देखिए हजारीबाग का पठार। ये कौन सा है? हजारीबाग का पठार। और इससे भी पूर्व में देखिए आप राजमहल की पहाड़ियां। हजारीबाग पठार से आगे देखिए पूर्व की तरफ राजमहल की पहाड़ियां, और अगर आप और ज्यादा उत्तर पूर्व में चलोगे तो देखिए गारो खासी जयंतियां, जो कि मेघालय में शिलोंग पहाड़ के रूप में फैली हुई है। ये भी कहीं ना कहीं इस दक्षिण के जो प्रायद्वीपीय अपना पठार है इसी का भूभाग है। यहाँ जो गैप बना हुआ है, ये वाला जो गैप बना हुआ है, इसको मालदा गैप नाम दिया गया है। कौन सा? मालदा गैप। मालदा गैप के द्वारा इस जो पठार है, ये वाला पठार अलग हुआ है। किससे? प्रायद्वीपीय
पठार से। बाकी ये कहीं न कहीं इसी भूभाग का एक छोटा सा रूप है जो कि सुदूर पूर्व में स्थित है। ये हो गया राजमहल की पहाड़ियाँ। अब नीचे आइए आप, जस्ट छोटा नागपुर के पठार से जस्ट दक्षिण में देखिए, ये है रांची का पठार। ये कौन है? रांची का पठार। रांची के पठार से फिर दक्षिण में आते जाइए, गढ़ जात की पहाड़ियाँ देख लीजिए आप, गढ़ जात की पहाड़ियाँ। इसके फिर और आगे दक्षिण में आइए आप, कुछ दूर बाद में आपको दिखेगा दंडकारण्य पहाड़। ठीक है, कौन है? दंडकारण्य पहाड़िया पठार। फिर बस्तर का पठार, दंडकारण्य के जस्ट दक्षिण में देखिए कौन सा पठार है? बस्तर का पठार। और अब दक्षिण में आइए आप, दक्षिण भारत के ठीक मध्य में देखिए आप तेलंगाना का पठार। ये कौन है? तेलंगाना का पठार। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। दक्षिण भारत के ठीक मध्य में तेलंगाना का पठार। और नीचे आइए आप दक्षिण में, नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ। ये देखिए, ये रही नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ। इसके नीचे देखिए आप, ये क्या है? ये है पालकोंडा पर्वत श्रेणियां। पालकोंडा पर्वत श्रेणियों के नीचे कौन है? यानी दक्षिण में ये जावड़ी की पहाड़ियां, इसके दक्षिण में सेवराय की पहाड़ियां, और लास्ट नीचे यानी भारत की बात करें तो जो दक्षिणतम पहाड़ियां हैं वो है कार्डेमम की पहाड़ियां, या फिर कहो इलायची की पहाड़ियां। ये सबसे दक्षिण में है। दक्षिण भारत की बात कर लो या फिर कंप्लीट भारत की बात कर लो आप, सबसे दक्षिण में जो पहाड़ी है वो है कार्डेमम की। भारत के मुख्य भूमि की बात कर रही हूं मैं, द्वीपों को अलग करो आप एक बार। भारत की मुख्य भूमि की बात करें तो सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? कार्डेमम। तो फिर प्रायद्वीप भी है भारत की, तो दक्षिणतम पहाड़ियां ये अपने आप ही हो गई। अब आप कार्डेमम पहाड़ियों से जस्ट ऊपर देखिए, अगर आपको ये छोटा दिख रहा है तो और इसको बड़ा कर लेती हूं मैं। अब देखिए आप, कार्डेमम पहाड़ियों के ठीक उत्तर में देखिए आप अन्नामलाई की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? अन्नामलाई की पहाड़ियां। ये रही अन्नामलाई की, जिस पर अनाई मुडी एक पर्वत चोटी है। अन्नामलाई की पहाड़ियों पर अनाई मुडी, जिसकी ऊंचाई सर्वाधिक है, कितनी है? 2695 मीटर। 2695 मीटर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी, जो कि अन्नामलाई पहाड़ियों पर है और केरल राज्य में अवस्थित है। अनाई मुडी के जस्ट उत्तर में देखिए कौन सा घाट है, यानी गैप है, पाला घाट गैप। पाला घाट या पाल घाट का जो गैप है, दर्रा है, वो यहाँ है। कहाँ कहाँ? ये नीलगिरी पहाड़ियाँ और ये अन्नामलाई की पहाड़ियों के दोनों के बीच में। ठीक है, अब जस्ट आप अन्नामलाई की पहाड़ियों के उत्तर में देखिए, यहाँ स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगर हम बात करें नीलगिरी पहाड़ियों की तो ये भी इसमें भी एक ऊंची चोटी है, जो कि कौन सी है? दोदा बेटा। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है दोदा बेटा। ठीक है, और दोदा बेटा की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 2630। ठीक है, कितनी? 2630 या 36 के लगभग इसकी ऊंचाई है। दोदा बेटा आपको दिख रहा है नीलगिरी पहाड़ियों में। अब उत्तर में आइए आप, उत्तर में आइए, यहां देखिए महाबलेश्वर की पहाड़ियां दिख रही है आपको, जहां से कृष्णा नदी निकलती है। महाबलेश्वर की पहाड़ियां, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी, बालाघाट पर्वत श्रेणी, और इधर देखिए आप सतमाला पर्वत श्रेणी। ध्यान दीजिए, यह है सतमाला पर्वत श्रेणी, और अभी ऊपर आएगी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये कौन सी है? मध्य में सतमाला पर्वत श्रेणी। ठीक है, अब महाराष्ट्र की तरफ देखिए आप, अजंता पर्वत श्रेणी, अजंता पर्वत श्रेणी, और इसके ठीक उत्तर में देखिए आप, यह है गाबिलगढ़ की पहाड़ियां,
और गाविलगढ़ से जस्ट उत्तर में देखोगे तो आप पाओगे कि सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जिसका जिक्र हमने बहुत बार सुना है और अभी चैप्टर में भी आएगा। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, इसके पूर्व में देखिए सतपुड़ा पहाड़ियों का ही विस्तार महादेव पहाड़ियों के रूप में और फिर मैकाल पर्वत श्रेणियों के रूप में। ठीक है, महादेव बीच में और जस्ट पूर्व में मैकाल। ठीक है, सतपुड़ा पहाड़ियाँ। सतपुड़ा पहाड़ियों से जस्ट उत्तर में विंध्याचल पर्वत आ गया। इन दोनों के बीच में कौन सी नदी बहती है आप जानते ही होंगे, ताप्ती, ये नर्मदा नदी, जो कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहने वाली नदी है। ताप्ती नदी जो है वो सतपुड़ा नदी के दक्षिण में बह रही है और ये दोनों नदियां खंबात की खाड़ी से ठीक नीचे बंगाल की खाड़ी में अपना पानी ले जा रही है। इसके जस्ट ऊपर देखिए माही नदी। ये माही नदी अपने राजस्थान वाली माही नदी जो एमपी से निकलकर राजस्थान में बहते हुए गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में अपना पानी डालती है, ये माही नदी। और यहाँ से फिर स्टार्ट हो गया मालवा का पठार, जिसको हमने देख लिया। तो अब आप पूर्वी घाट की तरफ आइए, कुछ नदियों की लोकेशन भी हम देखते हैं ध्यान से। देखिए सबसे उत्तर में सुंदर वन जो है मैंग्रोव वन, यहाँ बांग्लादेश के ठीक नीचे देखिए दक्षिण में दामोदर नदी। ये कौन सा मुहाना बना रही है, कौन सी नदी, दामोदर नदी। दामोदर से दक्षिण में स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा से दक्षिण में फिर महानदी, क्रम भी याद रखिए इनका। दामोदर से नीचे स्वर्ण रेखा, स्वर्ण से फिर दक्षिण में महानदी। महानदी के ठीक दक्षिण में आइए आप और उत्तरी सरकार, ये तट दिख रहा है आपको, उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट के जस्ट नीचे गोदावरी का मुहाना। ठीक है, गोदावरी का मुहाना। गोदावरी नदी के जस्ट दक्षिण में देखिए कृष्णा नदी, कृष्णा नदी का मुहाना। और फिर है ये पैनूर नदी, पेलार नदी, और ये कौन सी है, कावेरी नदी। ये कौन सी है यहाँ पर, कावेरी नदी। और लास्ट नीचे देखिए आप वैगई नदी। वैगई नदी कौन सी है, जो भारत की दक्षिणतम नदी है, वैगई नदी। ये सब नदियां जो अधिकतम है भारत, ये प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतम जो नदियां हैं वो अपना पानी या इसका जो बहाव क्षेत्र है, जो मुहाना है, वो बंगाल की खाड़ी की तरफ है। ये अपना पानी बंगाल की खाड़ी में डालती है। ठीक है, तो मुख्य मुख्य जो पठार हैं और नदियां हैं उसका हमने जिक्र किया है मैप से। अब हम अपने चैप्टर पर आते हैं। तो आइए आज हम पढ़ रहे हैं दक्षिण का पठार। दक्षिण के पठार में देखिए आप, यह एक अति प्राचीन भूभाग है जो कि लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना, 16 लाख। क्या आप जानते हो कि अगर हम भारतीय भूभागों की बात करें तो सबसे जो अधिक क्षेत्रफल रखने वाला भूभाग है वो यही है, भारत का पठार, यानी दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, जो कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रखता है। इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार आकार है और दक्षिण पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि से कन्याकुमारी तक यह फैला हुआ है, जिसकी अधिकतम लंबाई की अगर हम बात करें तो 1800 किलोमीटर और चौड़ाई इसकी अधिकतम है 1400 किलोमीटर। ठीक है, औसत ऊंचाई की बात करें तो 600 मीटर है औसत ऊंचाई। और अगर हम स्टेटों की बात करें तो इसका फैलाव देखिए आप, राजस्थान में आप जानते होंगे कि दक्षिण पूर्व का जो भाग है हमारा पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भूभाग है। तो राजस्थान, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ध्यान रखना यहाँ बिहार भी है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में आंशिक रूप से फैलाव है, हो चाहे थोड़ा बहुत ही, लेकिन इन स्टेटों में इसका फैलाव है। किसका, दक्षिण के पठार का। यह एक बहुत ही प्राचीन पठार है जो अत्यंत कठोर और पुरानी और रवेदार चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, आगे इसका ढाल पूर्व की ओर है। जैसा कि आप जानते होंगे कि यहाँ से निकलने वाली अधिकतम जो नदियां हैं
वो किस तरफ जाती हैं? वो बहते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ, जो कि पूर्व में अवस्थित है। तो इसका ढाल हम आइडिया लगा सकते हैं कि पूर्व की तरफ है। और नर्मदा और ताप्ती को छोड़ दें तो बाकी अधिकतम नदियां बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। इन नदियों ने इस पठार को कई भागों में विभक्त कर दिया है। जैसा कि अभी हमने मैप में देखा है कि ये कभी न कभी ये पठार एक ही रूप में था, पर इसको टुकड़ों में विभाजित करने का काम किसने किया है? इन बहुत सारी नदियों ने। ठीक है, यहाँ कई प्राचीन अवशिष्ट पर्वत श्रेणियां भी है। पठार ही नहीं, पर्वत श्रेणियां भी है यहाँ, जो कि प्राचीन अवशिष्ट प्रकार की है। दक्षिण के पठार की अगर उत्पत्ति देखें तो देखिए, यह पठार करोड़ों वर्ष पहले तैथिस सागर के दक्षिण में, ध्यान देना इस और आप एक बार पूरा ध्यान देना, तैथिस सागर, यहाँ तैथिस सागर आ रहा है, तैथिस सागर के दक्षिण में फैले हुए गोंडवाना लैंड का भाग था। समझ गए होंगे आप, ये बात हो रही है कि कभी न कभी तैथिस सागर यानी कि विशाल मैदान जहाँ है, इस समय भारत का विशाल मैदान जहाँ अवस्थित है, वहाँ उस स्थान की बात हो रही है कि तैथिस सागर के दक्षिण में जो कौन फैला हुआ था, जो गोंडवाना लैंड का भाग था, वहां से उत्पत्ति हुई है दक्षिण के पठार की। तो गोंडवाना लैंड एक बहुत बड़ा महाद्वीप था, जिसमें जो अपने दक्षिण गोलार्ध के, जो कि दक्षिण गोलार्ध है, विश्व का दक्षिण गोलार्ध के जो विभिन्न महाद्वीप हैं, अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, ये सॉरी साउथ अमेरिका, अफ्रीका और भारत का दक्षिण पठार, ये सब कभी न कभी एक ही महाद्वीप के रूप में थे। लेकिन फिर क्या हुआ, आगे देखिए आप, कालांतर में भूगर्भिक हलचलों के कारण, जानते होंगे आप भूगर्भिक हलचलें, यानी जो अंदर पृथ्वी के अंदर टाइम, जैसे जैसे टाइम निकलता गया, सिकुड़न हुआ, फैलाव हुआ, और बहुत सारी जो पृथ्वी के अंदर जो विभिन्न चट्टानें हैं, वो एक दूसरे के तरफ आई या फिर दूर भागी। इन विभिन्न हलचलों के कारण इस महाद्वीप में दरारें पड़ गई और उसके खंडित भागों ने अलग अलग महाद्वीपों का रूप ले लिया, जो कि आज हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और भारत का प्रायद्वीपीय पठार के रूप में। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। ये जो पठार की जो उत्पत्ति है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके क्वेश्चन बहुत बार घुमा फिरा के बनते हैं, ध्यान में रखना आप इसको। ठीक है, गोंडवाना लैंड से खंडित होकर जो इंडिया वाला पार्ट है प्रायद्वीपीय पठार, ये उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, और वर्तमान रूप में आ गया। किस ओर कसका? ये उत्तर पूर्व की ओर कसका है। इसका किसका जो हुआ है वो उत्तर पूर्व की ओर हुआ है। दक्षिण पठार का वर्गीकरण हम देखें तो देखिए, मुख्य रूप से इसको विभाजित करने का जो मुख्य कारण है वो यही है कि हम इजीली इसको पढ़ लें, समझ लें। तो इसको 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। सबसे पहले पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, और तीसरा जो भाग होगा इसका दक्षिणी पठार। ठीक है, 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे कि अच्छे से हमें समझ आए। सबसे पहला कौन सा है? पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में देखिए आप, दक्षिण के पठार का पश्चिमी जो किनारा है वो पश्चिमी घाट के रूप में ऊंचा उठा हुआ है, जिसे सह्याद्री कहते हैं। सह्याद्री भी कहा जाता है किसको? पश्चिमी घाट को। बस इतना ही याद रख लो। यहाँ अरब सागर की ओर ढाल तीव्र है इसका, और पूर्व की ओर ढाल धीमा है। अगर हम बात करें पश्चिमी घाट की, तो उसके ढाल की बात की जाए तो अरब सागर की ओर तीव्र ढाल है, जबकि पूर्व की ओर धीमा ढाल है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन फैक्ट के रूप में आ जाते हैं। 4 फैक्ट दे देंगे आपको, कौन से गलत हैं और कौन से सही हैं, तो वहां एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा आप।
औसत अगर ऊंचाई की बात करें सह्याद्री की तो 1000 मीटर की औसत ऊंचाई है इसकी। और यहाँ पर अनेक घाट भी हैं। कौन कौन से देखिए आप, बोहर घाट, थाल घाट और पाल घाट। ठीक है। नीलगिरी पर्वत पर इसकी सबसे ऊंची चोटी 2637 मीटर के साथ है। और अन्नामलाई, इलायची और पालने की जो श्रेणियां है उनका संगम भी है दक्षिण में। ठीक है। निकट ही इसके प्रसिद्ध पर्यटक स्थान भी हैं। कौन कौन से देखिए पर्यटक स्थान, देखिए आप, उटकमंड और कोडाइकनाल स्थित हैं। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर, जिसकी ऊंचाई 1438 मीटर है। ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पर्यटक महत्व का स्थान है जहां से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। सह्याद्री का उत्तरी भाग लावा से ढका हुआ है। ध्यान रखना, सह्याद्री का उत्तरी वाला भाग कौन सा, महाराष्ट्र गुजरात वाला जो भाग है वो लावा से ढका हुआ है। तथा दक्षिणी भाग जो है वो नाइस, सिस्ट और चर्नोकाइट शैलों से निर्मित है। ठीक है। आगे आइए, यहाँ बहुत सारी नदियां निकलती है यहाँ से। देखिए कौन कौन सी नदियां हैं। गोदावरी, भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नेर, कावेरी, ताम्रपर्णी, पेरियार और वेगाई आदि नदियां निकलती है। और ये पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये नदियां सह्याद्री पहाड़ से उतरती है उस समय जलप्रपात भी बनाती है। ठीक है। ध्यान रखना, ये नदियां जब सह्याद्री पठार से नीचे उतरती है तो जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात आप जानते होंगे कि जब एकदम से पानी या नदी पर्वत के ऊपर से नीचे की ओर गिरे, नदी का पानी एकदम से अगर काफी ऊंचाई से पर्वत से नीचे गिरे तो उसको हम जलप्रपात बोलते हैं। महाबलेश्वर का येना प्रपात, ध्यान में रखना इसको, 183 मीटर के साथ येना प्रपात कहाँ अवस्थित है, महाबलेश्वर में। कावेरी नदी का शिव समुद्रम, जिसकी ऊंचाई है 100 मीटर। ताम्रपर्णी नदी का पापनासम प्रपात भी मुख्य है। ये हो गए कुछ जलप्रपात। नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त शरावती नदी, ये तीनों नदियों की बात हो रही है कि ये तीनों नदियां अपना जल ले जाती है अरब सागर में। ठीक है। नर्मदा, ताप्ती, शरावती आदि। शरावती नदी की बात करें, शरावती नदी की बात करें तो यह है कर्नाटक में बहने वाली मुख्य नदी, जिस पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात 250 या 52 मीटर के साथ यह जिरसप्पा नाम से अवस्थित है, शरावती नदी पर कर्नाटक में, जिसको श्री महात्मा गांधी जलप्रपात नाम दिया गया है। ध्यान में रखना, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यही है। इसको जिरसप्पा, गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात बोला जाता है। आजकल जो अभी कुछ एग्जामें हुई है जस्ट, उसमें पूछा गया है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंची कल के नाम से, कुंचिकल। ठीक है। कुंचिकल यह भी कर्नाटक में ही है, लगभग 400 मीटर ऊंचा है। लेकिन ध्यान में रखना, उसकी जो ऊंचाई नापी गई है वो कंप्लीट जहां से नदी स्टार्ट हो रही है और पर्वत पर फिसलते फिसलते छोटे छोटे प्रपातों के रूप में, एक एक 2-2 मीटर के प्रपातों के रूप में नीचे आ रही है। टोटल लंबाई नापी गई है उसमें। और जो ये जिरसप्पा है, महात्मा गांधी प्रपात है, इसमें जस्ट जहां से पानी एक साथ ऊपर से नीचे गिर रहा है वो वाली लंबाई है 250 मीटर। अगर आपको ऑप्शन में कुंचिकल मिले तो कुंचिकल ही करना है सबसे ऊंचा जलप्रपात। लेकिन आपको अगर कुंचिकल नहीं मिलता है और महात्मा गांधी, गोरसप्पा या जिरसप्पा नाम से मिलता है तो आपको सबसे ऊंचा प्रपात ये वाला बताना है। ठीक है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। पूर्वी घाट नंबर 2 पे हम दक्षिण पठार को पूर्वी घाट के रूप में पढ़ रहे हैं। इसकी अगर हम, ये घाट पूर्वी तट के समानांतर लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। कितनी है इसकी लंबाई, तो इस 800 किलोमीटर है लगभग। और पश्चिम घाट से कुछ भिन्न है। ध्यान रखना, ये पश्चिम घाट से भिन्न है। किस प्रकार, ये कुछ नीचा है पश्चिम घाट से, देखिए आप ध्यान से, ये कुछ नीचा है, तट से भी काफी दूर है बजाय किसके, पश्चिम घाट के। और स्थित व दूर स्थित और अक्रमिक है।
पश्चिमी घाट के बजाय इसका क्रम टूटा हुआ है जगह जगह पर नदियों के द्वारा। किसका? पूर्वी घाट का। ये उत्तर में महानदी की घाटी से, हमने देखी थी लोकेशन महानदी के मुहाने की, तो यह उत्तर में महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी पर्वत तक फैला हुआ है। कौन? पूर्वी घाट। अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो 600 मीटर है इसकी, जबकि अभी हमने पश्चिम घाट पढ़ा था, वहां कितनी थी? वहां थी 1000 मीटर। ठीक है, वहां कितनी थी? 1000 मीटर, जबकि यहाँ है 600 मीटर ऊंचाई। इसमें नीलगिरी 1516 मीटर और महेंद्रगिरी 1501 मीटर ऊंची चोटियां भी है। और इसका निर्माण देखें तो आग्नेय और अवसादी उत्पत्ति की शिस्ट, नीस, चर्नोकाइट, खोंडलाइट आदि शैलों से हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा जो पार्ट है इसका वो है दक्षिण पठार। ठीक है, दक्षिण पठार, ये पठार अत्यंत ही प्राचीन, कठोर और कायांतरित आग्नेय शैलों, बलुका पत्थर, चूना पत्थर और कायांतरित धारवाड़ शैलों और गोंडवाना शैलों, जो कि कोयला मुक्त होती है, कोयला युक्त होती है, ध्यान में रखना, धारवाड़ शैल, गोंडवाना शैल कोयला युक्त होती है, से बना एक प्राचीन पिंड है दक्षिण पठार। ठीक है, इसमें बहुत काफी बड़े भाग पर ज्वालामुखी उद्गार से निकला लावा जम गया है। ध्यान रखना, दक्षिण पठार की बात हो रही है, इसके बहुत बड़े भूभाग पर ज्वालामुखी से निकला लावा जम गया है, इसलिए इसी से ये विघटित उपजाऊ काली मिट्टी इस पठार के धरातल पर लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। और ये मिट्टी दक्षिण पूर्वी राजस्थान, ध्यान रखना अपना वाला जो राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में, यानी जो हमारा हाड़ौती का पठार है वहां की बात हो रही है, राजस्थान के कुछ भागों में, फिर गुजरात में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ लाल लेटेराइट मिट्टी भी मिलती है। और इस पठार की अगर हम औसत ऊंचाई की बात करें तो 600 मीटर है। दक्षिण पठार की भी औसत ऊंचाई 600 मीटर ही है। इस पठार का पूर्व की ओर झुका हुआ है, ये झुकाव किस तरफ है? पूर्व की ओर। और यहाँ से नदियों ने छोटे छोटे पठारों में विभक्त कर दिया है इस भूभाग को, जैसे कि अभी हमने मैप में देखा था। फिर से नाम देखिए, छत्तीसगढ़ का पठार, मैसूर का पठार, रायलसीमा का पठार, तेलंगाना का पठार आदि कुछ मुख्य पठारों के रूप में। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 300 मीटर है। किस तरफ? दक्षिण के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर है। और भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है, ध्यान देना, यहाँ भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि शिलोंग का जो पठार है इसका सुदूर जो उत्तर पूर्वी विस्तार है वो है शिलोंग का पठार। दक्षिण पठार का जो सुदूर उत्तरी पूर्वी विस्तार है वो है शिलोंग का पठार, जो कि हमने अभी मैप में डिस्कस किया था। शिलोंग का पठार यानी गारो खासी जयंतियों के रूप में मेघालय राज्य में फैलाव। ओके, ये भी कहीं ना कहीं इसी भूभाग से जुड़ा हुआ इसी का पार्ट है, लेकिन मालदा गैप के द्वारा ये अलग हो गया है। अब देखिए, दक्षिण पठार की उपयोगिता बताई गई है, तो उपयोगिता भी जाननी बहुत जरूरी है। ये एक कठोर पिंड के कारण ये स्थिर है, ये काफी कठोर पिंड है इसलिए ये स्थिर है। और यहाँ भूगर्भिक घटनाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी है, ये इन चीजों से बचा हुआ है। ठीक है, नंबर 2, समुद्र से घिरा होने के कारण यहाँ की जलवायु अधिक विषम नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि समुद्रों के आसपास जलवायु कैसी होती है? सम होती है। तो यही कहना चाहता है ये कि समुद्र से चारों ओर से, 3 ओर से ये घिरा हुआ भूभाग है, इसलिए इसकी जलवायु भी विषम नहीं है। यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, अतः यह धनी है खनिज पदार्थों में। और यहाँ उपजाऊ काली मिट्टी है, जो कि कपास और मूंगफली की कृषि के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, काफी सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, यहाँ पर चाय, कहवा और रबर का उत्पादन होता है। कौन सी मिट्टी में? ध्यान रखना, लेटेराइट मिट्टी में। बहुत बार क्वेश्चन आता है, लेटेराइट मिट्टी में
कौन सी फसल उगाई जाती है? तो चाय, कहवा और रबर। यहाँ साल, शीशम और सागवान और चंदन के रूप में बहुमूल्य वन भी मिलते हैं। यहाँ की नदियों के मार्ग में जलप्रपात होने के कारण सस्ती जल विद्युत के लिए ये प्राकृतिक परिस्थितियां बना रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर बहुत सारे संसाधन होने के कारण, शक्ति संसाधन, श्रम और बाजार आदि सब सुविधाएं होने के कारण यहाँ आधारभूत उद्योग भी अवस्थित हैं। आप जानते होंगे आधारभूत उद्योग, जो कि छोटे छोटे बहुत सारे उद्योगों का बनने का कारण होते हैं, उनका बेस होते हैं। ठीक है, जो इस पे डिपेंड होते हैं, यानी जैसे कि लोहा इस्पात, एल्यूमिनियम, जलयान, शस्त्र उद्योग आदि बहुत सारे उद्योग भी यहाँ अवस्थित है। ये है दक्षिण पठार की उपयोगिता। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत समझ अच्छे से आ रहा होगा, क्योंकि मैंने पहले आपको काफी अच्छे से ये मैप में समझाया है कि कौन सा पठार, कौन सी नदी कैसे कहाँ अवस्थित है, और इसके बाद में हमने बहुत अच्छे से व्याख्या की है इसकी। तो ठीक है, आज इतना ही। कल के चैप्टर में हम आगे का जो अपना है ये समुद्र तटीय मैदान, ये पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। आज इतना ही। तो ठीक है, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।